हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पवन कुमार स्वामी और आज अपने हिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा है पता है आपको? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया हुआ है, उसका जो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने पीछे वाला जो पोर्शन पढ़ा उसके अंदर अब मैंने यही हर बार आपको बताया है कि इस चैप्टर के अंदर अपन जो है ना वो नेशन स्टेट वाला जो आइडिया है, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, उन्हीं के बारे में अपन ज़्यादातर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और उसको उसी तरह से अपन क्या करेंगे, समझेंगे। तो आज जो अपना एक टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो फ्रांस की जो क्रांति होती है, अभी रेवोल्यूशन जो है, उस रेवोल्यूशन से ही जो है ना, जैसे मान लो ये रेवोल्यूशन क्यों करा जा रहा है, ताकि लोगों को किसके बारे में पता चले, नेशन के बारे में पता चले, नेशन क्या होता है, किस प्रकार से वहाँ प्रोसेस होता है, क्या क्या किया जाता है। तो आज अपन इस क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रांस। किसके थ्रू आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। कब? 1789 में। 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो पहली बार जब फ्रांस के लोगों को पता चला कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, तो उसकी शुरुआत कौन सी ईयर से हुई? 1789 से, क्योंकि 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये जो नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन जो है ना, सबसे पहले फ्रांस में कौन से समय जो है ना देखने को मिला, तो आप सिंपल सा बताओगे 1789 के अंदर। 1789 के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहले इस चीज की झलक नजर आई कि नेशनलिज्म क्या होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रांस एज यू would remember was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है कि फ्रांस के अंदर क्या थी? मोनार्की थी। और कौन से वंश का शासन था? अगर 9th क्लास के हिसाब से मैं आपसे पूछो तो बर्बन डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी। तो मोनार्किकल शासन था यहाँ पर। एब्सोल्यूट रूल क्यों बोला जाता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, याद हो तो, कि मोनार्की जो होता है ना, निरंकुशवादी शासन होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या अंकुश नहीं होता है, इसलिए उसको एब्सोल्यूट रूल कहा जाता है। तो पहले यहाँ पर क्या थी? मोनार्की थी। जैसे अपन बार बार मैंने आपको जिक्र भी किया है कि आज की तरह नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करते थे। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जो फ्रांस जो था वो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। 1789 के अंदर अलग अलग टेरिटरीज थी और उनसे बलकर एक क्या बना था? एम्पायर बना था। और यहाँ पर किसका शासन था? मोनार्क, यानी राजतंत्र था, यहाँ पर राजा शासन करता था। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ आपको पता ही चल रहा होगा कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुई, इस क्रांति की वजह से जो राजनीतिक और संवैधानिक जो बदलाव आए, कहां पर? फ्रांस के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि मोनार्की थी यहाँ पर, मोनार्की से जो पावर है वो किसके पास ट्रांसफर हो गई? फ्रेंच सिटीजन के पास। जैसे मैंने पहले आपको बताया है, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो, क्या बताया था मैंने कि पहले क्या होता था? मोनार्की होती थी। आज की आज की तरह नेशन स्टेट नहीं होते थे, तो लोग जो थे वो अपने रूलर को क्या नहीं कर सकते थे? इलेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंजेस आए, जिसके आधार पर लोगों को पता चला कि मोनार्की सही नहीं है। सही शासन कौन सा होता है? जहां पर अपन अपने हिसाब से रूलर को चुन सके, और अगर अपने को लग रहा है कि रूलर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो अपन उसको क्या कर सकें? चेंज कर सकें। तो वही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है कि अब जो है ना, पावर किसके हाथों में नहीं थी? मोनार्क के हाथों में नहीं थी। किन के हाथों में आ गई थी? सिटीजन्स के हाथों में आ गई थी। यानी अब जो लोग थे वो सब्जेक्ट नहीं थे, प्रजा नहीं थे, उनको किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? सिटीजन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। यानी अब जो रूलर होगा वो किन के थ्रू चुना जाएगा?
सिटीजन के थ्रू चुना जाएगा। अगर आपको याद हो 9th क्लास का भी कि जो कैटेगरी बना दी गई थी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, तो जो असेंबली के अंतर्गत जो भी मान लो चुने जा रहे थे, ठीक है, वो किन के थ्रू चुने जा रहे थे, एक्टिव सिटीजन के थ्रू चुने जा रहे थे। तो यानी जो सारी की सारी सोवर्निटी थी पहले किसके पास थी, मोनार्की के पास थी, अब वो सोवर्निटी किसके पास आ गई, सिटीजन्स के पास आ गई। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या बताया मैंने कि बदलाव आया, किस तरह का बदलाव आया, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव आया। किसकी वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है, 1789 के अंदर शुरू होता है। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मेंशन करके बताया है कि देश जो है, देश के अंदर जो शासन व्यवस्था उसके लिए जो रूलर है, उस रूलर को चुनने का काम कौन करेंगे, लोग चुनेंगे। यानी देश के ऊपर कौन शासन करेगा, ये कौन निर्धारित करेंगे, लोग निर्धारित करेंगे। समझ में आ गया? और वो आगे किस तरह से चलेगा, उसका प्रारूप क्या होगा, या वो डेस्टिनी है, वैसे तो किस्मत होता है डेस्टिनी का मतलब, यानी हम इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी समझे तो भाई देश का भाग्य निर्माता कौन है, लोग होंगे, क्योंकि लोग निर्धारित करेंगे कि भाई कौन शासन करेगा कौन शासन नहीं करेगा। तो वो चीज यहाँ पर क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। तो फिर क्या हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कब हुआ, साफ साफ आपको दिख रहा है 1789 के अंदर शुरू हुआ। तो जब से रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, यानी जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, जो लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म वाला जज्बा जगाना चाहते थे, उनको नेशन स्टेट के बारे में बताना चाहते थे, शुरू से ही है ना, उन्होंने बहुत सारे क्या करिए, उपाय अपनाए, तरीके अपनाए, ताकि वो यहाँ के लोगों को कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है वो बता सके। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब इनडायरेक्टली वो क्या बता रहे हैं, नेशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि अगर अपना नेशन स्टेट होगा तो हम सब, हमारे सब की आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है, उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि मैंने बताया था कि आज की तरह नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, अलग अलग रीजन्स होते थे एम्पायर के अंदर। तो उन रीजन्स के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनकी लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, कॉस्ट्यूम्स अलग था, खान पान अलग था, पहनावा अलग था, सारी चीजें अलग अलग थी, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं आता था। और आपको पता है जब तक कॉमननेस नहीं आएगी तब तक लोगों को नेशनलिज्म के बारे में पता चल ही नहीं सकता, नेशन स्टेट क्या होता है उसके बारे में पता चल ही नहीं सकता। तो फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज थे वो प्रयास कर रहे थे कि भैया अपन किस किस माध्यम से फ्रांस के लोगों को नेशनलिज्म के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो उन्होंने शुरू से ही कुछ ऐसे मतलब तरीके अपनाए जिससे लोगों को पता चले नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, पहला तरीका उन्होंने क्या अपनाया, ले पेट्रे, जिसको क्या बोलते हैं कि भाई ये अपना फादरलैंड है, एंड ले सिटोयन, और हम यहाँ के क्या है, सिटीजन। ठीक है, यानी पहली बात जैसे हमारी भी बात आती है जब हम अपन जैसे अपने देश की बात करें तो अपन बोलते हैं अपने मदरलैंड है, मातृभूमि है। तो मातृभूमि से एक अलग ही अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। और फिर अगर अपने को देश के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है तो अपन कुछ भी कर गुजरते हैं। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, अपने सैनिक कितने बहादुरी से लड़ते हैं अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो इनमें भी वही सेंस जगाने के लिए कि भाई ये जिसका साम्राज्य है, फ्रांस जो है, एम्पायर जो है, उसका जो शासन है वो जबरदस्ती का शासन है। यानी उन्होंने जबरदस्ती हमें गुलाम बना रखा है, ये जमीन हमारी है। उनको ये चीज समझाई गई कि आप ये समझो कि जमीन आपकी है, ये आपका फादरलैंड है, पितृभूमि है, ये जमीन आपकी है, तो ये कैसे शासन कर रहे हैं, जमीन आपकी होनी चाहिए। यानी इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि भाई अगर ये जमीन हमारे पास आ जाएगी तो अपना नेशन स्टेट बन जाएगा। और उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि हम सब्जेक्ट नहीं है, प्रजा नहीं है, हम क्या है, सिटीजन है। तो उन्होंने इन चीजों के ऊपर जोर दिया कि भाई हम जहां रह रहे हैं अपना फादरलैंड है और हम यहाँ के क्या है, सिटीजन। ठीक है, तो इस नोशन के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि भाई हम जो है ना, अगर इस तरह से सोचेंगे तो अपन क्या कर पाएंगे, एक यूनाइटेड कम्युनिटी बना पाएंगे और सभी के सभी जो है ना बराबर अधिकारों का क्या कर पाएंगे, अपन प्रयोग कर पाएंगे। और वो भी किसके अंतर्गत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई नेशन स्टेट है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या करता है, सभी नागरिकों को इक्वल क्या करता है, राइट्स देता है, किसी भी चीज में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या की गई है, मेंशन की गई है, लोगों को समझाया गया कि ये अपना फादरलैंड है,
अपन यहाँ के सिटीजन हैं, तो इस आधार पर अपना नेशन स्टेट होना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपने को सबको क्या देगा, बराबर के बराबर क्या देगा, राइट्स देगा, अधिकार देगा। नहीं कैसे भी करे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, किसी भी मीडियम के माध्यम से लोगों को केवल यही समझाया जाएगा कि नेशनलिज्म क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है, यानी एम्पायर जो होता है या मोनार्की जो होता है उससे बेटर है। हमें हमारा नेशन स्टेट चाहिए किसी भी तरह से, तो लोगों में वो मतलब अवेयरनेस लाना, वो जागरूकता लाना किसके प्रति, नेशनलिज्म के प्रति और नेशन स्टेट के प्रति। तो एक तरीका तो उन्होंने ये अपनाया कि हम यहाँ, ये अपना फादरलैंड है, हम यहाँ के क्या है, सिटीजन है, और इस आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा, इक्वल राइट्स देगा। अगला पॉइंट देखिए, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जैसे मैंने कहा एम्पायर का शासन था, राजा महाराजा एम्पायर हुआ करते थे, राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, वही चीज है। अब देश को एज ए यूनाइटेड फील कराने के लिए, लोगों को एज ए नेशन स्टेट फील कराने के लिए उन्होंने क्या किया, देश के आधार पर एक ट्राइकलर फ्लैग चूज किया कि भाई ये अपने नेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और उसको किसके स्थान पर काम में लिया गया, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी जो शाही झंडा था, एम्पायर का जो शाही झंडा था, उसके स्थान पर एज ए नेशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कौन से कलर का फ्लैग प्रयोग किया, ट्राई कलर फ्लैग प्रयोग किया। अब वो ट्राई कलर कौन से थे, 3 कलर मैंने कल क्लास में बताए थे, अगर आपको याद हो तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि वो 3 कलर कौन से थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एज ए नेशन रिप्रेजेंट करने के लिए कि फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया ट्राई कलर का, किसके स्थान पर, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड यानी शाही झंडे के स्थान पर। और क्या कदम उठाए उन्होंने, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पहले स्टेट जनरल हुआ करती थी और वो किसके द्वारा चुनी जाती थी, जो एक्टिव सिटीजन थे, पैसिव सिटीजन थे उनके द्वारा नहीं चुनी जाती थी। एक्टिव सिटीजन कौन थे, अगर याद हो तो, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे और जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, वो यानी चुन भी सकते थे और चुने भी जा सकते थे। तो क्या हुआ, स्टेट जनरल जो थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। वो सेंस जगाने के लिए, कौन सा, नेशनलिज्म वाला, नेशन स्टेट वाला, यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो बात आ रही है ना, इनडायरेक्टली वो कलेक्टिव आइडेंटिटी के आधार पर क्या बता रहा है, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट के बारे में ही बता रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे हम हमारे देश की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लोग अलग अलग तरीके का पहनावा पहनते हैं, लेकिन जब हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, क्या है, जब हमसे पूछा जाता है भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम क्या कहते हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। लेकिन अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्रांस के अंदर लोगों को वो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है ना, वो क्या नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि वो हर तरह से क्या थे, अलग अलग थे, मतलब उनके अंदर कॉमननेस कोई आ रही नहीं थी। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरी क्या कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे कि जब इनमें कॉमननेस आएगी तभी इनको नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेशनल असेंबली कर दिया। और क्या तरीका अपनाया उन्होंने, नए नए हिम्स कंपोज किए गए, हिम्स यानी स्तुति गान। जैसे हम हमारे देश के लिए जब मतलब गर्व की बात होती है या कोई भी मान लो कहने की बात होती है, तो हम हमारा नेशनल एंथम जो है ना वो प्ले करते हैं, राष्ट्रगान। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है स्तुति गान क्या किए गए, कंपोज किए गए, ताकि लोगों को उनके थ्रू भी वो वाला नेशनलिज्म वाला फील जो है या कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला जो फील है वो जगाया जा सके। और इसके अलावा क्या किया गया, शपथ ली गई, एंड मार्टरेट्स कॉमरेटेड, और जो लोग शहीद हो गए नेशन स्टेट बनाने में उनका क्या किया गया, गुणगान किया गया। आप इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि उनको सम्मान दिया गया। और ये सारा काम किसके नाम पर हो रहा है, नेशन के नाम पर हो रहा है। किसके नाम पर हो रहा है स्टूडेंट्स, नेशन के नाम पर। जबकि नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोगों में वो सेंस क्रिएट करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। किनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, उनके द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि उनको नेशन स्टेट के बारे में पता चले, नेशनलिज्म के बारे में पता चले, कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में पता चले। और जब उसमें सेंस आए तो इसके लिए क्या करें, स्ट्रगल करें। और देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ना वो क्या किया गया, बनाया गया।
मोनार्की थी, मोनार्की को तो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, तो इसीलिए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उसके स्थान पर रखने का प्रयास किया गया और क्या बनाए गए, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। यानी यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान कानून, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। यानी फ्रांस की जो टेरिटरीज थी उनमें जो लोग रह रहे थे उन सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, एक जैसे कानून बनाए गए। यानी अलग अलग आधार पे कानून नहीं बनाए गए कि भाई ये भाषा बोलता है तो इसके लिए ये कानून होंगे, ये इसका कल्चर है तो इसके हिसाब से ये कानून होंगे। अगर ऐसे बनाया जाता तो कॉमननेस वाली बात नहीं आती ना, कॉमन आइडेंटिटी वाली। और जब तक लोगों में कॉमन आइडेंटिटी वाली बात नहीं आएगी तब तक उनको नेशनलिज्म का पता नहीं चलेगा, ना ही उनको पता चलेगा नेशन स्टेट का। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक ये भी तरीका अपनाया कि अपने को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा कर देना चाहिए, सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, और हमें ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो सारे लोगों के लिए क्या हो, बराबर हो। तो यही उन्होंने क्या है, कदम उठाया, एक तरीका ये अपनाया उन्होंने। और क्या किया गया, जो कस्टम ड्यूटीज थी, आंतरिक जो सीमा शुल्क था और जो कर्जे थे उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और एक समान सिस्टम बनाया गया, किसका, वेट का और मेजर्स का। क्या था ये, जैसे फ्रांस जो एम्पायर था ना, इसके अंदर जो अलग अलग टेरिटरीज थी वहां पर वेट का सिस्टम भी अलग अलग था, मेजरमेंट का सिस्टम भी अलग अलग था, सभी रीजन की करेंसी भी अलग अलग थी। तो जिस वजह से लोगों के अंदर है ना वो कॉमननेस वाला या कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला क्या नहीं आता था, फील नहीं आता था। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनको लगा कि भाई यहाँ भी अपने को कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को वो चीज फील हो कि हाँ हम किसी ना किसी रूप में, चाहे अलग अलग जगह रह रहे हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग अपने कस्टम है, कल्चर है, लेकिन अपन जो है ना इसके आधार पर क्या है, सेम है। यानी सारी टेरिटरीज जो है या रीजन है सब जगह वेट सेम है, वेट सिस्टम सेम है, मेजरमेंट सिस्टम सेम है और साथ ही साथ करेंसी भी सेम है। तो एक तरीका उन्होंने ये अपनाया, यानी यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया, किसके लिए, वेट और मेजर्स के लिए। ठीक है, और क्या तरीका अपनाया उन्होंने, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल डायलेक्ट का मतलब होता है क्षेत्रीय बोलियां, जैसे हमारे देश में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, भाई रीजनल डायलेक्ट्स को इतना ज्यादा काम में ना लो, रीजनल डायलेक्ट जो है उससे वो कॉमन आइडेंटिटी नहीं आती है, लोगों को पता नहीं चलता है नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। तो आप क्या करो कि जो पेरिस है वहां पर सबसे ज्यादा बोली और लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है, फ्रेंच। कौन सी भाषा है, फ्रेंच भाषा है। तो इस आधार पर आपको क्या करना है, हमें जो है ना मुख्यतः जो हमारे देश की जो कॉमन लैंग्वेज रहेगी एज ए नेशन फ्रांस की, वो क्या रहेगी, फ्रेंच रहेगी। ठीक है ना, कौन सी भाषा रहेगी, फ्रेंच रहेगी। जैसे दिखाओ ना ये रहा फ्रेंच, फ्रेंच जो है उसको हम अपने देश की कॉमन लैंग्वेज यानी एज ए नेशन उसको हम क्या करेंगे, अपने देश की लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे। तो ये तरीके थे जिसके द्वारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनको क्या किया, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने फ्रांस के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है और नेशन स्टेट क्या होता है। तो ये अपन ने स्टेप टू स्टेप पढ़ा। अब क्या है कि जैसे कुछ पोर्शन बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं नहीं लिख पाया तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं। जैसे क्या हुआ कि जब ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था तो फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज थे ना या जो फ्रेंच आर्मीज थी उनके दिमाग में क्या बात आई कि शायद भगवान ने हमें भेजा इसलिए, यानी भगवान ने शायद हमारी किस्मत में ये चीज लिख के भेजी है कि हमें जिन लोगों, जो लोग एम्पायर के अंतर्गत या मोनार्की के अंतर्गत रह रहे हैं तो उन लोगों की हमें जाकर मदद करनी है, क्या करने में, उनका नेशन स्टेट बनाने में। तो ये सोच उनके दिमाग में आई और जब ये सोच उनके दिमाग में आई तो धीरे धीरे वो ये सोच जो है ना वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी, जैसे फ्रांस से और भी हैं, जैसे इसके अंदर जिक्र कर रखा है आपके, अगर आप किताब के अंदर पोर्शन देखोगे, हॉलैंड हो गया, हॉलैंड के अलावा बेल्जियम हो गया, बेल्जियम के अलावा जर्मन स्टेट्स हो गए, इटली वाला पार्ट 70-90 के अंतर्गत। तो उन्होंने वहां भी जाना शुरू कर दिया और वहां पर उनके लिए रास्ता किन्होंने तैयार किया, जैसे एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, स्टूडेंट्स जो थे, समझ में आ गया, उन्होंने इनके लिए एक पाथ तैयार किया कि भैया आप यहाँ आओ और हमें इस मोनार्की से मुक्त कराओ और हमारा नेशन स्टेट बनाने में हमारी क्या करो, मदद करो। तो ये सारा का सारा जो मतलब जो भी खेल रचा जा रहा था या जो भी प्रोसेस चल रहा था किन के द्वारा चलाया जा रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा चलाया जा रहा था। और क्यों चलाया जा रहा था, ताकि वो लोगों को बता सकें कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है,
जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चले, फील हो, तो अपने देश के लिए क्या करें, स्ट्रगल करें, मोनार्की को ख़त्म करवाएं और नेशन स्टेट बने ताकि उनको राइट्स मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, जो रूलर उनके ऊपर रूल करे वो उसको अपने हिसाब से इलेक्ट कर सके और उनको लग रहा है कि भाई ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर सके, चेंज कर सके। तो स्टूडेंट्स ये अपनी क्लास थी जिसमें अपन ने अलग अलग चीजें पढ़ी। अब इस पोर्शन के आधार पर मैं अगर आपसे पूछूं कि सवाल कौन कौन से आएंगे, तो एक तो बड़ा सवाल सीधा सा ही बनेगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फ्रांस के जो लोग थे उनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। ये जो सारा पोर्शन अपन ने पढ़ा, कौन कौन सा लोगों को बताया कि भाई अपन जहाँ रह रहे हो अपना फादरलैंड है, हम यहाँ के सिटीजन हैं, तो उस आधार पर ये अपना क्षेत्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट्स देगा। समझ में आ गया। उसके आधार पर अपन ने क्या देखा कि भाई जो देश के लिए जो शहीद हो गए उन लोगों को मतलब कॉमरेटेड किया गया, यानी उनको सम्मानित किया गया, उनका गुणगान किया गया, शपथ ली गई, हिम्स कंपोज किए गए, एक ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया रॉयल फ्लैग की जगह पे। इसके अलावा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया ताकि वो यूनिफॉर्म लॉज बना सके। इसके अलावा स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी वो हटा दी गई, ड्यूज हटा दिए गए, वेट वाला और मेजर सिस्टम, क्या मेजर वाला जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म किया गया। इसके अलावा रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्कस करके और फ्रेंच लैंग्वेज को एज ए कॉमन लैंग्वेज, नेशन की एज ए कॉमन लैंग्वेज क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एक ऐसी भाषा थी जो पेरिस के अंदर बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी। फिर हमने पढ़ा किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने सोचा कि हमें जो देश जो है ना मोनार्की में जी रहे हैं, एम्पायर के अंतर्गत जी रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए नेशन स्टेट बनाने में। फिर जैसे अलग अलग जगह जहाँ गए, जैसे मैंने बताया पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी वाला पार्ट, जर्मन स्टेट्स, इटली वाला पार्ट, अलग अलग जगह जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग थे, उन्होंने उनके लिए रास्ता तैयार किया ताकि वो यहाँ पर आए और मोनार्की को ख़त्म करवा के और नेशन स्टेट बनाने में उनकी मदद करें। तो मैंने एक बार दोबारा आपको रिवाइज कर दिया अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो पूछना। जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, एक सवाल तो आपको ये बताना है, मेरे को कमेंट में आपको पिन करके बताना है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया। एक मेरे को आपको ये बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ, एक ये बताना है। एक ये बताना है कि जो रॉयल स्टैंडर्ड, जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस करके कितने कलर का फ्लैग अडॉप्ट किया गया, एक आपको मेरे को ये बताना है। और एक और जो बताना है वो ये बताना है कि भाई ले सिटोयन किसको कहा जाता है और ले पेट्रे किसको कहा जाता है। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, अच्छी तरह से आप इसको समझे, पढ़े, सारा डिटेल मैंने बताया है। देखने में आ रहा है कि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि जैसे पसीने पसीने होने लग रहा है और आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आप मेहनत को समझते हुए अगर आपको कोई कमी लग रही है तो मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करूं। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो फिर आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो। और बढ़िया तरीके से इसी तरह से मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। अभी मेरे पास रिसोर्स कम है, इस वजह से मैं आपको कम रिसोर्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे और मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट करोगे। तो यही कहते हुए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।